राजस्थान की इस वीर प्रसूता भूमि पर आपका स्वागत है। राजस्थान संस्कृत एकेडमी और इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज के समन्वित प्रयास से यह कार्यक्रम हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो ज्योतिष की एक महान विधा मेदिनी ज्योतिष पर आधारित है। मेदिनी ज्योतिष का अर्थ राष्ट्र के बारे में निर्णय, मौसम के बारे में निर्णय, भूकंप के बारे में निर्णय, अकाल के बारे में निर्णय, राष्ट्र की समृद्धि के बारे में निर्णय। हम ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य में भारत के बारे में कुछ कहलाना चाहते हैं और इस हेतु देश भर के विद्वान राजस्थान संस्कृत एकेडमी के सहयोग से प्रस्तुत हैं, जो अपनी वार्ता आज देंगे। वीर प्रसूता मैंने इसलिए कहा कि कुछ कवि ऐसे हुए हैं जिनके थोड़े से शब्दों ने इतिहास की धाराएं बदल दी। चंद्र बरदाई, कन्हैयालाल सेठिया का नाम आप जानते हैं। स्वयं माघ ने शिशुपाल वध पर कुछ न कुछ कहा है। अलंकृत शैली है परंतु वीर रस भी है उसमें। हमें मीरा को भी नहीं भूलना चाहिए, जो भक्ति काल की महत्वपूर्ण कवित्री हैं, परंतु उन्होंने तत्कालीन सत्ता को चुनौती दी और सफल हुई। मलिक मोहम्मद जायसी यहाँ के हुए, जिन्होंने पद्मावत लिखी और आज पद्मावत को सारा देश जान गया। कौन थी पद्मिनी? मलिक मोहम्मद जायसी यद्यपि यहाँ के नहीं थे, पर उन्होंने तुलसीदास जी की टक्कर की रचनाएं जयपुर में लिखी। तो इस वीर प्रसूता भूमि, जो साहित्य की परंपराओं से भी समृद्ध है, कवि तो बहुत बड़े बड़े हुए और राजस्थान से उनका नाता रहा, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कार्यक्रम को राजस्थान संस्कृत एकेडमी प्रस्तुत कर रही है और दुनिया की सबसे बड़ी ज्योतिष संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज के विद्वान आज अपनी बात कहेंगे। आज जो मुख्य वक्ता हैं श्री आर्यभूषण शुक्ल, जिन्हें पॉपुलरली AB शुक्ल कहा जाता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो मिनिस्टर ऑफ HRD जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उसमें कोऑर्डिनेटर के पद पर हैं, जो कि इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को लेकर कार्य कर रहे हैं और रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं और महत्वपूर्ण संस्थाओं में उन्होंने अपनी भूमिका अदा की है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे श्री भोलानाथ शुक्ल, कानपुर बैकग्राउंड के हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं संस्था में और सूर्य की गणनाओं को लेकर वर्ष में 360 दिन हो या 365 दिन हो, इस तरह के चिंतन को लेकर वो ख्यात हैं। और मैं पंडित सतीश शर्मा, इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर हूँ। एक मैगजीन मेरी ज्योतिष मंथन के नाम से देश भर में चलती है और वास्तु को बढ़ाने के उद्देश्य से मैंने इंटरनेशनल वास्तु एकेडमी की स्थापना की है, जहाँ एकेडमिक काम होता है और विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए काम होता है। तो ये तो रहा आज जो हमारे देश भर से प्रसिद्ध ज्योतिषी हैं और वक्ता हैं उनके बारे में। इस कार्यक्रम को मैं प्रारंभ करूं, इससे पहले महाकवि माघ के बारे में एक शब्द कह के मैं मुख्य वक्ता को आमंत्रित करूंगा। भीनमाल में जन्मे महाकवि माघ इतने प्रसिद्ध हुए कि गुजरात में एक राजशाही में राजकवि के रूप में रहे और मुझे गर्व है कि राजस्थान संस्कृत एकेडमी उनको लेकर माघ महोत्सव मना रही है। सरकार की शासन की स्वीकृति है और एकेडमी से यही अपेक्षा की जाती थी कि इतने विद्वान लोगों को, जो सैकड़ों वर्ष पूर्व भी अपनी भूमिका अदा कर गए हैं, और इस तरह से सम्मान दिया जा रहा है। मित्रों, आज के प्रमुख वक्ता के रूप में इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज के राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्री ए बी शुक्ल को मैं आमंत्रित करता हूँ, जो जीवन भर सरकारी संस्थानों में पुरातत्व से संबंधित, मॉन्यूमेंट से संबंधित संस्थाओं के अध्यक्ष रहे, एजुकेशन से संबंधित रहे, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन भी रहे और अब HRD मिनिस्ट्री के तहत इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करेंगे, जो देश भर की जितने भी नॉलेज सिस्टम्स हैं, चाहे वो वैदिक नॉलेज हो चाहे वो बाद की हो, उनको कोऑर्डिनेट करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण काम है। श्री शुक्ल गीता के वक्ता के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्होंने धर्म, दर्शन और आध्यात्म से संबंधित उनकी जो गहरी रुचि रही है, अध्येता रहे हैं और उनका ज्योतिष से संबंध जोड़कर इतने शानदार कार्य किए हैं। उन्होंने वास्तुशास्त्र पर भी उपनिषदों से संकेत लेकर कुछ लिखा है, पुस्तकें लिखी हैं और धर्म, दर्शन और आध्यात्म की प्रतिष्ठा, इंडियन एंशिएंट सिस्टम्स को विज्ञान से जोड़ते हुए जो उनका परिचय है, असाधारण है। आज उनका वक्तव्य सुनकर आप आनंदित होंगे। वो धारा प्रवाह बोलते हैं, चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी, और उनके कारण निश्चित रूप से ज्योतिष की प्रतिष्ठा बढ़ी है। मैं यह बताना भी नहीं भूलूंगा कि जिस संस्था के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसकी 70-80 शाखाएं भारत के लगभग हर शहर में ज्योतिष शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य करती हैं। तो मैं श्री शुक्ला से अनुरोध करूंगा कि आएं और हमें लाभान्वित करें। मुझे अत्यंत हर्ष है कि इस विषय पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिला है। ज्योतिष एक पराविद्या है, अध्यात्म की विद्या है और इसका उद्देश्य कभी भी धन उपार्जन करना नहीं रहा है। ये अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि आज समाज ने ज्योतिष को केवल एक धन कमाने का जरिया समझ लिया है और इसी कारण से ज्योतिष का ह्रास हो रहा है, समाज की नीतियों का ह्रास हो रहा है, नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। अतः अत्यंत आवश्यक है हम देश के संदर्भ में ज्योतिष की भूमिका को अच्छी प्रकार से समझें। ज्योतिष, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अंतर की ज्योति है। ये वेदांग है, इसको वेद का नेत्र कहा गया है, अर्थात वेद में जो ज्ञान समाहित है ये उसकी ज्योति है, ज्ञान की ज्योति है, आत्मा की ज्योति है, चेतना की ज्योति है। और हमारे देश का नाम भारत है। अगर इसको भी हम संधि करके देखें तो भा का अर्थ होता है ज्योति और रथ का अर्थ होता है उसमें रत रहने वाला, अर्थात वो देश जो ज्ञान की ज्योति में रत है, चेतना की ज्योति में रत है। और इस प्रकार से ज्योतिष और भारत दोनों ही एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। आवश्यकता है कि हम ज्योतिष को सही परिप्रेक्ष्य में जनमानस तक पहुंचाएं। प्रत्येक व्यक्ति ये समझे कि आज वो जहां है वो क्यों है, पिछले कई जन्मों के उसके वो कौन से ऋणानुबंधन थे जिनके कारण आज वो इस परिस्थितियों में है, और इन परिस्थितियों में रहते हुए अपने पूर्व निर्धारित कर्मों का सही निष्पादन करते हुए वो किस प्रकार से समाज की उन्नति में, देश की उन्नति में अपना योगदान दे सकता है। मुझे श्री सूक्त की एक पंक्ति याद आती है, प्रादुर्भूतोस्मि राष्ट्रेस्मिन् कीर्तिम वृद्धिम ददातु मे, अर्थात हमारा राष्ट्र सदैव से समृद्धशाली, ज्ञानवान, रिद्धिवान रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमने इस देश में जन्म लिया है। हम इस प्रकार के कर्म करें कि राष्ट्र के गौरव के समान हम अपने आप को ऊपर उठा सकें। एक स्पष्ट संदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने को उन्नत करना है और समाज के वृद्धि में, प्रगति में अपना योगदान देना है। भगवत गीता में एक पंक्ति आती है, एक श्लोक आता है पूरा कि उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मा न अवसादेत,
प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को अपने कर्मों से ही उठा सकता है और अपने कर्मों से ही पतन का कारण हो सकता है। और जैसा मैंने कहा, ज्योतिष एक वेदांग है। गीता के संदेश को भी अगर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति का ये अधिकार है और कर्तव्य भी है कि अपने कर्मों की विवेचना करे और उन कर्मों का सर्जन करे जिनके माध्यम से उसका भी उत्थान हो और समाज का भी उत्थान हो। इसी प्रकार से भगवद गीता का एक संदेश और भी आता है कि समाज के प्रत्येक क्षेत्र में जो व्यक्ति समाज के किसी प्रकार से भी नेतृत्व दे रहे हैं, दिशा प्रदान कर रहे हैं, उनका भी ये नैतिक दायित्व है वो इस प्रकार से कर्म करें कि समाज को एक संदेश जाए और बिना उस संदेश के वो अपने उद्देश्य की पूर्ति, अपने कर्तव्य की पूर्ति नहीं कर सकेंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठः तत् तत् एव इतरो जनः सः यत् प्रमाणम कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। जो समाज के नेता हैं वो जिस प्रकार के कर्म करते हैं, बाकी लोग उसी का अनुसरण करते हैं। अगर उनके कर्म ठीक हैं, उचित हैं, तो उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके साथ चलने वाले हैं, वो भी उसी प्रकार के कर्म करते हैं। तो प्रत्येक नेता के दायित्व बन जाता है कि वो अपने कर्मों के माध्यम से स्पष्ट संदेश दे कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज के उत्थान में अपना योगदान देना है। इसी प्रकार से एक ज्योतिषी जब किसी व्यक्ति कुंडली को देखता है तो उसका पहला कर्तव्य होता है देखना कि ये मनुष्य अपने पिछले कई जन्मों से कौन से कर्म करता रहा है जिनके कारण से आज इस परिस्थिति में है। तो पहले उस व्यक्ति को उन कारणों के बारे में बताया जाए, फिर ये उसको बताया जाए कि कौन कौन से ऋणानुबंधन बंधन पूरे करके वो आगे बढ़ सकता है। आजकल समाज में बिखराव हो रहा है। माता पिता अपने बच्चों को उचित शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं और संतान माता पिता का आदर नहीं कर पा रही है। जबकि ज्योतिष का स्पष्ट संदेश है कि मनुष्य तभी उन्नति कर सकता है जब वो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, इस सिद्धांत का पालन करे। ज्योतिष में लग्न, चतुर्थ, पंचम और नवम इनका अत्यंत महत्व है। ये स्पष्ट संदेश है कि मनुष्य को अपने परिवार की न केवल रक्षा करनी है अपितु उचित आदर, सत्कार और सेवा के माध्यम से उनके जो प्रतिग्रह हैं उनको पैसिफाई करना है और तभी वो अपनी उन्नति कर सकेगा, समाज की उन्नति होगी और राष्ट्र की उन्नति होगी। श्री ए बी शुक्ला के इस गंभीर वक्तव्य के बाद निश्चय ही उन्होंने अपनी योग्यता, अपनी ख्याति के अनुरूप हम सबको लाभान्वित किया है। ज्योतिष स्थूल विषय नहीं है। ये ग्रह नक्षत्र को अगर हम केवल भौतिक पिंड के रूप में जानें तो बड़ी गलत बात हो जाएगी। यद्यपि ये अंतिम सत्ता नहीं है, संभवतः उस परमेश्वर के जिसने इन सब को रचा है, ये उपकरण हैं और ईश्वर इन्हीं के माध्यम से हमें फल प्रदान करते हैं। इसलिए ज्योतिष में दर्शन, धर्म और आध्यात्म की प्रविष्टि बहुत जरूरी है। ये जो विद्वान आज के हैं ये साधारण नहीं, सारा भारत में ख्याति प्राप्त हैं। देश भर में इन्हें बुलाया जाता है, लेक्चर्स कराए जाते हैं और गांव-गांव में बसे साधारण ज्योतिषियों को ये प्रेरणा देते हैं कि कुछ करो, रिसर्च करो, दार्शनिक बनो। इन सब की पृष्ठभूमि में जो सत्ता काम कर रही है उसके स्वरूप को पहचानने के लिए काम करो।
मैं श्री भोलानाथ शुक्ल को आमंत्रित कर रहा हूँ, जिन्होंने देश भर के ज्योतिषियों को ये कहने में कसर नहीं छोड़ी कि सूर्य पर आधारित जो वर्ष है 360 दिन की पद्धति पर आधारित होना चाहिए या 365.4 दिन की पद्धति पर आधारित है। गणनाएं करेंगे तो जीवन के अंत में महीनों का फर्क पड़ जाएगा दो पद्धतियों का अनुसरण करने मात्र से। तो ऐसे श्री भोलानाथ शुक्ला जो स्वर्गीय श्री D.N. दीक्षित के शिष्य हैं, जिन्हें इस शताब्दी के सबसे महान ज्योतिषी डॉक्टर B.V. रमन ने इस काम के लिए चुना था कि उत्तर प्रदेश जनपद में ज्योतिष का प्रचार प्रसार और विस्तार करें। श्री शुक्ला कवि हृदय हैं, कॉरपोरेट्स में जाने जाते हैं, विद्वान हैं, सरल शैली है, सहज भाव से अपनी बात कहते हैं। आइए उनका स्वागत करें। हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो अपने ख्याति के अनुरूप राजस्थान संस्कृत एकेडमी के इस कार्यक्रम को अपनी चिंतन प्रक्रिया से लाभान्वित करें और तमाम उन जिज्ञासुओं की जिज्ञासा को शांत करें जो उनके मन में चल रही होती है। श्री भोलानाथ शुक्ल। बंधुवर हरि स्मरणम। आज के अवसर पर संक्षिप्त चर्चा में अपनी बात कहता हूँ। भारतीय भौगोलिक सीमाएं वर्तमान स्थिति की नहीं थी। सनातन ज्योतिष का ज्ञान वैदिक काल, उपनिषदिक काल, पौराणिक काल से यात्रा करते हुए वर्तमान समय काल में हमको प्राप्त हुआ है। खगोल की शीर्ष सीमाओं को उल्लंघन करने वाली मेधाओं को नमन। ज्योतिष के स्वरूप, प्रारूप, प्रयोग, उपयोग का ज्ञान भी इसी में सन्निहित है। यह भी तत्व है कि इस कालखंड में शताब्दियों से चले आ रहे कुचक्रों, झंझावातों के कारण अनगिनत सूत्र लुप्त हो गए, अनगिनत प्रक्षिप्त सूत्र समावेशित हो गए और अनगिनत प्रच्छन्न आचार्यों की कुचेष्टाओं से इस पावन विद्या को अपावन किया गया। परिणामतः जो कीलिचार गर्भी सूत्र श्रुति परंपरा से उपलब्ध रह सके, जिन्हें हमारे महनीय आचार्यों ने संजोए रखा, अक्षुण्य रखा एवं यथा समय सदचरित अनुरागियों में विस्तार किया। इन्हीं सूत्रों को उद्घाटित करके खगोलीय सिद्धांतों को मानव जीवन के निमित्त नित्य नैमित्तिक जीवनचर्या को सुगम बनाने एवं सचेत करने की अनुपम शैली को ज्योतिष संहिता आदि ग्रंथों में मर्म, भेद, अनुवाद, रहस्य समझाकर कृत किया। संशय अधीरता के क्षणों में ज्योतिषी का कर्तव्य बनता है कि प्रश्नकर्ता के मन में संयम धैर्य का संचार करें। महर्षि जैमिनी, गर्गाचार्य, ऋषि पाराशर आदि तपोनिष्ठ ऋषि श्रृंखला की अटूट साधना के बल पर हमको यह ज्ञान सुलभ हुआ है। वंदनीय आर्यभट्ट जी, भास्कराचार्य जी, वराह मिहिर जी, लल्ल जी और अनेक महापुरुषों ने इस ज्ञान धारा को प्रवाहित रखने में अनंत श्रम साधना की है। वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, महाभारत आदि ग्रंथों में जो आज जन सुलभ है, खगोलीय परिस्थितियों और ज्योतिषी विवेचन करके मानव जीवन के कल्याणार्थ राह दिखाई है। मेरा यह विश्वास है कि संस्कृत भाषा के अध्ययन, ज्ञानार्जन से और संस्कृत आचार्यों की शरण लेकर इस विद्या को अधिक गंभीरता से समझा जा सकता है। समीचीन होगा कि ग्रंथों में निर्दिष्ट नियमों और प्रक्रियाओं का अनुपालन हो तथा इसके मर्म रहस्य को समझने के लिए स्वाध्याय और गुर गंभीर आचार्यों की शरण गहें, श्रवण करें और मनन करें। आज की चर्चा के लिए समय की लक्ष्मण रेखा मुझे विस्तार से दृष्टांत प्रस्तुत करने को रोक रही है, परंतु एक दृष्टांत अवश्य देना चाहता हूँ। थीबो जैसे विदेशी भाष्यकारों ने सूर्य सिद्धांत की टीका करने का व्यसन किया। कीलित सार गर्भी सूत्रों को जब वो समझ नहीं सके तो उसे अन्यथा अनावश्यक, निरर्थक कह दिया। भारतीय मेधाओं ने उन्हीं सूत्रों की ग्रंथियों को खोलकर उसका रहस्य उद्घाटित किया। इसका विवरण और संस्मरण अब पुस्तकों में उपलब्ध है। आधुनिक
वेदशालाओं से ये नक्षत्रों के मान आदि विवरण जो दिए जा रहे हैं, उन्हीं मानों को सनातन ऋषियों ने अकल्पित समय पूर्व अपने दिव्य ज्ञान से सूत्रबद्ध कर दिया था। वो मान दशमलव से छठे स्तर पर निमिष मात्र का अंतर आधुनिक मान से रखते हैं। वर्तमान में उपलब्ध ज्योतिष खगोल के टीकाकारों में मुझे श्री राम यत्न योजा काशी, श्री केदार दत्त जोशी काशी, श्री देवी दत्त जोशी प्रयागराज, श्री गोपेश ओझा दिल्ली, श्री सीताराम झा वाराणसी, श्री चंदूलाल पटेल गुजरात, श्री मीठालाल जी व्यास राजस्थान, रमलाचार्य त्रिपाठी जी प्रयागराज, डॉक्टर BV रमन जी बेंगलोर, श्री विपिन बिहारी जी दिल्ली, श्री R संतानम जी दिल्ली और श्री PS शास्त्री जी चेन्नई ने बहुत आकर्षित किया है। इस अवसर पर मैं महामहोपाध्याय श्री सुधाकर द्विवेदी, श्री महामहोपाध्याय गोपीनाथ जी कविराज, श्री महामहोपाध्याय मधुसूदन शास्त्री जी को स्मरण और वंदन करता हूँ। दिनकर जी की 2 पंक्तियाँ उद्धृत करके आज की चर्चा को विराम दूंगा। इच्छा नर की फल देती उसे नियति है, इच्छा नर की फल देती उसे नियति है, फलता विष पीयूष वृक्ष में अकथ प्रकट की गति है, अकथ प्रकट की गति है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मान्य परंपराओं से थोड़ा सा अलग हटके आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री भोलानाथ शुक्ल को मैंने पहले आमंत्रित कर लिया। कारण कि मुझे अपना वक्तव्य तो कहना ही था और देश भर से आए इन विद्वानों का धन्यवाद भी देना था। आप में से बहुत से मेरे नाम से परिचित हैं। मैं पंडित सतीश शर्मा जयपुर का हूँ और राजस्थान संस्कृत एकेडमी का इस रूप में सहयोगी हूँ कि मैं भी जयपुर में निवास करता हूँ। इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में और इसके अंतर्राष्ट्रीय प्रचार प्रसार से जुड़ा होने के कारण लगभग दुनिया के हर कॉन्टिनेंट में मेरा जाना हुआ है और ज्योतिष की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए मैंने काम किया है। मुझे इस बात की खुशी है कि ज्योतिष, आयुर्वेद, वास्तु, योग आज प्रसार पा रहे हैं, दुनिया में फैल गए हैं, सेलेबल भी हो गए हैं, मान्यता भी मिल रही है। प्रधानमंत्री जी ने जरा एक बार कहा और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तय हो गया। कितनी बड़ी बात है। तो हम लोग जो पढ़े लिखे हैं, तकनीकें जानते हैं, शोध कार्य में जुटे हुए हैं, सैकड़ों वर्ष की गुलामी में जो इन क्षेत्रों में शोध कार्य समाप्त हो गया था उसको उठाने के लिए कृत संकल्प हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज ने सैकड़ों नई शोधें प्रकाशित की हैं। देश भर के ज्योतिषी जितनी शोध कर रहे हैं उनको प्रकाशन करने का काम भी बराबर से चल रहा है। और इस समय मुझे खुशी है कि देश में चाहे वो राजस्थान सरकार हो और चाहे वो केंद्र सरकार हो, इन विद्याओं में गहरी रुचि रखते हैं। ये सब जो कार्यक्रम चल रहे हैं ये उसी का परिणाम है। तो मैं इस देश के भविष्य के बारे में कुछ बातें आपसे कहूँगा। ग्रह क्या चाहते हैं, देश में क्या चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की क्या प्रतिष्ठा है और क्या कुछ आने वाले वर्षों में होने वाला है, इसका एक दिग्दर्शन मैं आपको कराना चाहूँगा। राजस्थान संस्कृत एकेडमी के इस महान प्रयास में महाकवि माघ की स्मृति में ये जो माघ महोत्सव मनाया जा रहा है, इसकी जितनी स्तुति की जाए कम है। 6 वेदांगों में से एक सबसे महान ज्योतिष को भी इसमें स्थान मिला है। यह मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। हम ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य में भारत में क्या होने वाला है, भारत का भविष्य क्या है, इस विषय पर आज चर्चा चल रही है। इतने शानदार वक्तव्य आपने सुने, उसी क्रम में कुछ बातें मैं भी निवेदन करना चाहूँगा। 15 अगस्त 1947 को जिस भारत ने जन्म लिया, जिसके आधार पर
भारत की जनपत्रिका बनाई जाती है और जिससे भविष्य फल देखे जाते हैं। यद्यपि और भी कुछ फॉर्मूले हैं, पर हम आज उसी जनपत्रिका की चर्चा आधार भूमि के रूप में करेंगे। आप ये समझें, शाहीन बाग का जब आंदोलन चला था तो भारत को शनि अंतर्दशा प्रारंभ हो चुकी थी, चंद्रमा में शनि। भारत की जनपत्रिका के तीसरे भाव में 5 ग्रह हैं और शनि है अस्त। जब अस्त ग्रह की अंतर्दशा होती है तो कष्ट आते हैं, जुलाई तक चलेगी। आंदोलन, खून खराबा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र, धरने और तरह तरह की बातें आईं। पूरा देश, पूरी दुनिया चकित रह गई कि हो क्या रहा है, क्या यह सरकार के नियंत्रण से बाहर है। मित्रों, हमें नहीं भूलना चाहिए कि ग्रह, नक्षत्र किसी भी सरकार से ऊपर हैं। जो ग्रह पृथ्वी या पृथ्वी से बड़े हैं वो क्या परिणाम नहीं दे सकते, ये सारी दुनिया देख रही है। अब स्थिति बदलेगी क्योंकि जुलाई से बुध अंतर्दशा आ जाएगी और बुध भारत के लिए अत्यंत शुभ है। परंतु ऐसा नहीं है कि शनि कुछ देते नहीं हैं। क्योंकि भारत के भाग्य भाव के स्वामी हैं, इसलिए कुछ लोगों का भाग्य तो शनि में फला ही है। अपार पीड़ाएं रहीं, कोरोना आया, पर गरीबों की रक्षा भी हुई। आज हम देश के जीडीपी में बहुत अच्छे अनुमानों के साथ आगे रहे। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने, IMF ने आने वाले वर्ष में भारत की जो विकास दर है 11% से ज़्यादा होने की भविष्यवाणी की है, जिससे मैं इस देश का एस्ट्रोलॉजर सहमत हूँ, क्योंकि ग्रह देश को उसी दिशा में ले जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि GST का कलेक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इस देश में इनकम टैक्स पेयर्स की संख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसा बहुत कम होता है, ऐसी असाधारण खगोलीय स्थितियां बहुत कम होती हैं जब देश इकट्ठे हो रहे ग्रहों के जाल में फंस जाए, शासन भी हैरान हो, जनता भी हैरान हो, परेशान हो और कोई समाधान नजर नहीं आए। कोरोना को लेकर तो मैं बहुत स्पष्ट हूं कि 10 लाख साल पहले भी था, 10 लाख साल बाद भी रहेगा। कोरोना 84 लाख योनियों में से एक है। सार्स कैटेगरी के वायरस पहले भी रहे हैं और जब 84 लाख योनियों में से है तो जाएगा नहीं कभी। परंतु क्या होगा, जैसे हैजा और प्लेग को और चेचक को नियंत्रित कर लिया गया है, कोरोना को भी नियंत्रित कर लिया जाएगा। आज वैक्सीन आ रही हैं, कल गोलियां आ जाएंगी। आज आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो पूछता है मलेरिया है या वायरल है। खुद डॉक्टर को नहीं पता कौन सा वायरस है। 10-20 वायरस तो शरीर में हमेशा ही पलते रहते हैं। डॉक्टर दवाई दे देता है। डॉक्टर को भी पता है और मरीज को भी पता है कि 3 दिन तक बुखार रहेगा ही, फिर ठीक हो ही जाएंगे। दोनों नहीं जानते कौन सा वायरस है, पर 3 दिन में ठीक हो जाते हैं। उस भीड़ में कोरोना भी शामिल हो जाएगा। कितने ही म्यूटेशंस हो जाएं कोरोना के, दवाएं आती रहेंगी, ठीक होते रहेंगे। 6 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति कुंभ राशि में आ जाएंगे, कोरोना इस देश से विदा हो जाएगा और देशों में चलता रहेगा, यहां से विदा हो जाएगा। संसार में भी नियंत्रण हो जाएगा। फिर लौट के आएगा, तब देख लेंगे। हमारे वैज्ञानिकों को धन्य है,
इतने कम समय में वैक्सीन उतार दे, और वो 3-4 हज़ार रुपये में पड़ती है अमेरिका में। यहाँ भारत सरकार को 200 रुपये में मिल रही है। कई देशों को मुफ्त में बांट रहा है भारत। यूं ही नहीं है, ये जो केंद्रीय सरकार कर रही है, जो राज्य सरकारें कर रही हैं, राजस्थान में भी कोरोना प्रबंधन बहुत कमाल का हुआ है, भारत सरकार ने भी कमाल का काम किया है। सारा संसार की नजर है। भारत न केवल रणनीतिक, डिप्लोमेटिक, डिफेंस स्ट्रेटेजी में, इंटरनेशनल स्टेट्समैनशिप में और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों से दोस्ती करने में भारत अव्वल हो गया। इन ग्रह स्थितियों ने ये बताया है कि चीन को कितना अपमान झेलना पड़ा है। सारे संसार को पता चल गया कि अब चीन से डरने की जरूरत नहीं है। अंदर की जो पोल है ना चीन की, वो सामने आ गई है। क्यों? ग्रह उनके खिलाफ है। भारत वृषभ लग्न का है, चीन कर्क लग्न का है। कर्क लग्न वालों का समय ठीक नहीं चल रहा। आप देख ही रहे हैं, चीन के राष्ट्रपति तो मौनी बाबा है गए, अमेरिका के ट्रंप जरूरत से ज्यादा बोल गए, और हमारे प्रधानमंत्री चुपचाप रह के अपना काम कर गए। ये सब ग्रहों के कारण होता है। क्यों? शनि की अंतर्दशा चल रही है, और नरेंद्र मोदी का जन्म नक्षत्र अनुराधा शनि का है। अब शनि की काट तो शनि करेंगे ना, शनि प्रधान व्यक्ति करेंगे ना। अस्तु, हम दूसरी बात पर आते हैं। इस समय कुंभ राशि में शनि चल रहे हैं, मकर राशि में चल रहे हैं। अप्रैल 22 में कुंभ में आएंगे, 2.5 साल वहां रहेंगे, फिर मीन में चले जाएंगे। भारत की भाग्य राशि, भारत का भाग्य विधाता कुंभ राशि और उसका मालिक शनि है। जब शनि को पीड़ा हुई पिछले साल 1.5 साल से, तो उसका परिणाम आप देख ही रहे हैं। पर अब बहुत शानदार उज्जवल परिणाम आने ही वाले हैं। कुंभ राशि में शनि के आते ही सब काया पलट हो जाएगा। बल्कि मकर राशि का जो आखिरी वर्ष चल रहा है, मकर राशि में अब शनि को 1 साल और बचा है, फिर कुंभ में चले जाएंगे 22 अप्रैल को, फिर दशहरा दिवाली के आसपास महीना 2 महीने 3 महीने के लिए वापस मकर में आएंगे, फिर कुंभ में चले जाएंगे। शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। भारत में अभूतपूर्व आर्थिक उन्नति देखने को मिलेगी। हाँ, मई से जब शनि वक्री होंगे कुछ महीनों के लिए, तब वही सब अंदरूनी राजनीति की जो गंदगी हैं वो सामने आएंगी। कुछ लोग अपना स्तर खो बैठेंगे, कुछ लोग विदा हो जाएंगे, कुछ लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं वो और उग्र हो जाएंगे। पर देश नहीं रुकेगा, देश आगे बढ़ेगा। राजनीतिक दलों में संघर्ष सदा से चलते रहे, सदा से चलते रहेंगे। वो अस्तित्व की लड़ाई है, वो लड़ते रहेंगे। हम इस दृष्टिकोण से नहीं सोच रहे। हम ये सोच रहे हैं देश बढ़ेगा कि नहीं, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी कि नहीं, पर कैपिटा लैंड अवेलेबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं, पर कैपिटा ग्रोथ परसेंटेज बढ़ेगी कि नहीं, देश की समृद्धि में उनकी खुशहाली का स्तर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। यस, बढ़ेगा। मकर के शनि भारत को संसार में बहुत आगे ले जाने वाले हैं। अगले 1 साल में भारत लीडरशिप तो हासिल कर ही चुका है। आप देख रहे हैं डिफेंस स्ट्रेटेजी अमेरिका की भी सारी बदल गई है। गणित अब अमेरिका और पश्चिमी देशों के पक्ष में नहीं है, भारत के पक्ष में। इसे आप जुमला ना कहें, जो बात मैं कहने वाला हूं, एक बिलीफ है कि लक्ष्मी जी 500 साल भारत में पूर्व दिशा में रहती हैं ग्लोब के, और 500 साल पश्चिम में रहती हैं, अमेरिका और साथी। अकबर के समय लक्ष्मी जी भारत में थी, बाद में पश्चिमी देशों में चली गई, और अब पुनः पूर्व में आ रही हैं लक्ष्मी जी। पूर्व का मतलब चीन, जापान, कोरिया, भारत, वियतनाम, इन सबको मिला के देखो तो पश्चिमी देशों से भारी पड़ने लगे हैं। और मैं भविष्यवाणी करता हूं
कि अगले 500 साल तक लक्ष्मी जी इधर ही रहेंगी। अंतर्राष्ट्रीय जो वित्त संस्थाएं हैं उनके अनुमान झूठे पड़ने वाले हैं। वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं भारत का उत्थान 2027-28 में बताती हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं 2024-25 में आ जाएंगे। भारत बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा, भारत के स्टार्टअप बड़े हो जाने वाले हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आयुर्वेद, योग और ज्योतिष जैसी चीजें, वास्तुशास्त्र जैसी चीजें अगला मल्टीनेशनल है? आयुर्वेद इज नेक्स्ट मल्टीनेशनल। आयुर्वेद की जबरदस्त प्रतिष्ठा धनु राशि में बृहस्पति थे पिछले साल हुई है। हर घर में काढ़ा नहीं पहुंच गया क्या? पहुंच गया ना, हर घर में काढ़ा। कमाल है, एलोपैथी कुछ नहीं कर सकी, और काढ़ा लेने के लिए उसको वैद्यराज की जरूरत ही नहीं। ये भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक है, इसलिए आयुर्वेद नेक्स्ट मल्टीनेशनल है। मैं साफ साफ देख रहा हूं कि जैसे एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने आके और साम्राज्यवादी कदम बढ़ाए और भारत सही कई राज्यों पर, कई राष्ट्रों पर शासन किया, उनका सूरज कभी अस्त नहीं होता था। आज उलट प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भारत आर्थिक साम्राज्यवाद के अव्वल पायदान पर है। आज भारत की कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को खरीद रही हैं, मर्जर हो रहे हैं, एक्विजिशंस हो रहे हैं, अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, फ्लॉप कंपनियों को खरीद रहे हैं। इसमें बड़े घराने ही शामिल नहीं है, छोटे घराने भी इस दौड़ में शामिल हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, अब इंडिया उसको रिप्लेस करने वाला है? मैं तो आशान्वित हूं कि मेरे जीवन काल में यह सब देखने को मिलेगा। आज मैं इस मंच से भविष्यवाणी कर रहा हूं कि अभी तो मकर राशि में शनि है, फिर कुंभ राशि में आएंगे, फिर मीन में आएंगे, फिर मेष में आएंगे और फिर वृषभ में आएंगे। हर राशि में 2.5 साल। अगले 15 साल में भारत असाधारण प्रगति करने वाला है। जो लोग देश को तोड़ने के सपने देख रहे हैं ना, भूल जाएं, वो इतिहास के गर्त में समा जाएंगे। उन्हें कोई नाम लेवा भी नहीं रहेगा, किताबों में उनके नाम नहीं लिखे जाएंगे। जिन खलनायकों को इतिहास में स्थान मिल गया है, उनका कोई नाम लेवा भी नहीं रहेगा। अब भारत के हीरो दूसरे हैं, क्रिकेट में हैं, वैज्ञानिक हैं, इसरो है, स्पेस टेक्नोलॉजी वाले हैं, रक्षा अनुसंधान वाले हैं, अन्न उत्पादन करने वाले हैं। भारत का एक सुनहरा दौर शुरू हो चुका है। स्पेस टेक्नोलॉजी में, 5G में, टेलीकम्युनिकेशन में, डिफेंस स्ट्रेटेजी में, डिफेंस इक्विपमेंट्स में, रक्षा अनुसंधान अब प्राइवेट कंपनियों तक पहुंचेंगे। कल तक जो देश हथियार बेच के संपन्न हो गए हैं, उनका जमाना लग रहा है। 10-15 साल और भारत वो सब उत्पन्न करेगा जो कल तक अमेरिका उत्पन्न करके बेच रहा था। 5वें स्तर के हवाई जहाज, बड़ी बड़ी मिसाइलें, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स और एक देश को तबाह करने की तमाम क्षमता। एक ही खतरा है, क्या अगला महायुद्ध परमाणु बमों से होगा? मुझे तो इस चीन की हरकत को देखते हुए लगता है कि ऐसे वायरस बहुत सारे अमेरिका के पास ही नहीं है, भारत के पास भी हैं, फ्रांस के पास भी हैं, ब्रिटेन के पास भी हैं, और चुपचाप में काम कर जाएंगे। जब सारे संसार को पैरालाइज किया जा सकता है एक छोटे से हथियार से, तो एटम बमों की जरूरत कहाँ बची है? लगता है उस पर कोई अंतर्राष्ट्रीय संधियां आने वाली हैं और भारत उसमें प्रमुख भूमिका निभाएगा। आज मैं फिर भविष्यवाणी कर रहा हूं, अगले कुछ सालों के अंदर भारत सुरक्षा परिषद का परमानेंट मेंबर हो जाएगा, टॉप
5-7 लोगों में। चीन कमजोर होता चला जाएगा। चीन के विखंडन की प्रक्रिया और आंतरिक संघर्ष, सत्ता संघर्ष बहुत तेज होने वाला है। और हमें खुश होने की यूं जरूरत है कि आत्मनिर्भर भारत के स्टार्टअप, बहुत सारी कंपनियां, हजारों कंपनियां चीन से शिफ्ट होने की सोच रही हैं। पाकिस्तान तो अपने लोगों को दूध, चीनी और रोटी तक नहीं दे पा रहा है। हम दौड़ में बहुत आगे हैं। अभी मैं ये कल्पना नहीं करूंगा कि पाकिस्तान कभी भारत में मिल जाएगा, परंतु पाकिस्तान के टुकड़े जब कई वर्षों में, अगले कुछ वर्षों में होंगे, उस समय एक टुकड़ा भारत में मिलने की कोशिश करेगा। गुरुवर टैगोर की लाइन है ना, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। तो पंजाब और सिंध में पंजाब 1 पंजाब 2 नहीं है, सिंध 1 सिंध 2 नहीं है। वो सत्य होकर रहेगी भविष्यवाणी गुरुदेव की। तो मैं ये कह के अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं राजनीतिक पार्टियों और उनके संघर्ष को लेकर कुछ नहीं कहूँगा। सभी दल इस देश के लिए बहुत अच्छे हैं, सब ने बहुत काम किया है। जो शासन में बैठा होता है वो अच्छा करता है, देश का जन समर्थन जो हासिल कर लेता है वो बड़े कदम उठा पाता है, और तब पूरा राष्ट्र जब एक दिखता है तो संसार के देश उसका सम्मान करते हैं, उससे डरने लगते हैं। हम उस सुनहरे दौर में पहुंच चुके हैं, और आज के जो आयोजक प्रायोजक राजस्थान सरकार और राजस्थान संस्कृत एकेडमी हैं, उनके लिए भी मैं एक ज्योतिष की भविष्यवाणी कर रहा हूं कि जैसे सम्राट अकबर के समय भक्ति काल के महान कवि हुए, तुलसी, तानसेन, रविदास, हरिदास, मीरा, कोई दौर होता है इतिहास में जब महान कलाकार एक साथ जन्म लेते हैं। जैसे अकबर के समय इतिहास में सम्राट ग्रेट का, महान का स्थान 4 सम्राटों को प्राप्त था, और महान कवि और साहित्यकार उस समय थे। ऐसा ही एक दौर अब आने वाला शुरू हो गया है। आप इंतजार करिए। हमारे साहित्य से, हमारे राजस्थानी साहित्य से, काव्य से, कलाओं से, भारत की समृद्ध संस्कृति परंपरा से इतने ही महान कलाकार अगले 10-15 वर्षों में आने वाले हैं जितने कि मीरा या तुलसीदास थे। मैं सारे आयोजन के लिए संस्कृत एकेडमी के डायरेक्टर श्री संजय झाला जी, जो एक बहुत बड़े कवि भी हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने ये महान प्रयास किया और इस सारे आयोजन को इतना सफल बनाया। नमस्कार। इतने उत्कृष्ट व्याख्यान आज हुए हैं जो सामान्य ज्योतिष से कुछ हटकर हैं। मैं राजस्थान सरकार, कला एवं संस्कृति विभाग राजस्थान और राजस्थान संस्कृत एकेडमी का आभारी हूँ कि इतने शानदार प्रोग्राम को इन्होंने अंजाम दिया। पहले राजाओं से आश्रय पाते थे विद्वान, हमें अब समझ में आया कि वर्तमान सरकार भी कुछ कर रही है। श्री A.B. शुक्ल के माध्यम से केंद्र सरकार भी हमसे इस तरह से जुड़ गई है, और मैं आशा करूंगा कि राजस्थान संस्कृत एकेडमी आने वाले महीनों में ही एक ऑफलाइन प्रोग्राम अच्छा सा आयोजित करेगी। आप सब भी जो सुनने वाले हैं ये कामना जरूर करेंगे कि विद्वानों से रूबरू हूँ। तो मैं राजस्थान संस्कृत एकेडमी का, उसके डायरेक्टर श्री संजय झाला का और सभी सहभागियों का और आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि इस रूप में आप हम जुड़े और एक शानदार कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। और जिनकी स्मृति में आज ये कार्यक्रम हुआ है, महाकवि माघ, उन्होंने अपने जीवन काल में नहीं सोचा होगा कि इस तरह से पूजे जाएंगे। तो एकेडमी इस बात के लिए तो, और सरकार इस काम के लिए तो विशेष धन्यवाद की पात्र है कि एक महाकवि को पूजाने का काम उन्होंने किया है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।